पढ़ेंगे इसके बाद इन सब की प्रॉपर्टीज क्या हैं, राइट, बिकॉज केमिस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल सा उठाएंगे ग्लूकोज। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा एक बेसिक सा फीचर है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज अ वेरी बेसिक फीचर। वी कैन dissolve glucose in water. अब it is the most important physiological and biomedical monosaccharide. Very very important. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी आपको मैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज के साथ क्या ट्रेजेडी है, चाहे हम खा रहे हैं चाहे हम बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, इनको एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज ही देता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है आरबीसीज में। जैसे हमारे पास जब हम कुछ खा रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेल फेड स्टेट, एक जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है। बेचारे आरबीसीज चाहे हम कुछ खा रहे हैं चाहे हम कुछ नहीं खा रहे हैं, उनको एनर्जी मिलेगी तो मिलेगी ही ग्लूकोज से। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी कि ड्यूरिंग स्टारवेशन आरबीसीज अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, और यू कैन वेरी वेल इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करता है, ये साइक्लिक में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि हर कोई अपनी एक कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है, अपनी एक स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है। जैसे सपोज अगर आप लोग किसी टीचर का ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सम पीपल दे हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द लेक्चर while lying down. Some students like sitting on the table and chair. So ये आपकी एक कंफर्ट जोन है कि आप कैसे उस टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं। किसी को लेट कर पढ़ने में मजा आता है, किसी को बैठकर मजा आता है। तो सेम इज द केस विद ग्लूकोज, ये स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करता है। अगर इसको कन्वर्ट होना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसको कन्वर्ट नहीं होना है तो ये उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इनफैक्ट ऑल द बायोमोलिक्यूल्स दे टेंड टू गो इन स्टेबल कॉन्फर्मेशंस, ठीक है। अब अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, पहले सबसे पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। सिमिलरली आपको मैं बताऊंगी कि कैसे वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और बोट एंड चेयर फॉर्म क्या है, एंड इट इज ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म, और इसको हम सिंपली ये बोलते हैं दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। आई जस्ट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। See, if I have to write the structure of glucose, I'll write it like this. CH double bond O because it has aldehyde. Polyhydroxy derivative माने hydroxyl groups 3, 4, 5 and 6। ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज, और इसको हम बोलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अगर इसको स्टेबल में जाना है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन एटम में रिएक्शन होगा। इसको हम बोलते हैं एक तरह से कंडेंसेशन, मींस फर्स्ट एंड फिफ्थ आर गिविंग आउट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी सब बराबर वैसे का वैसे ही आ जाता है फर्स्ट का। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कार्बन एटम। ये है पहला कार्बन एटम, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, और ये है छठा। सो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा रहा, वो यही रहेगा C6H12 एंड O6, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपके पास HOH 1, 2, 3 OHH
HOH लाइक दिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि एक तो है आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको स्टेबिलिटी में जाने के लिए ये क्या करेगा? सिंपल ये वाटर मॉलिक्यूल दे देगा और ये कंप्रेस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन से हम चले गए हावर्थ प्रोजेक्शन पे, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है इसमें, ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, C डबल बॉन्ड OH। मतलब हुआ क्या? डबल बॉन्ड O इस तरफ शिफ्ट कर गया। सो अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर गया तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। वो चेंज कैसे हो जाएगा? सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम पे, इफ यू सी फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ऊपर चला जाएगा, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज एट दी फर्स्ट। दिस ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में भी, बट द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि यहां पे मैंने एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो आपको आगे जाकर इजी रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, दैट इट हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो लैक्टम रिंग फॉर्मेशन। इट अंडरगोज condensation so that it can be converted into a Haworth projection when it was in Fisher projection, ठीक है। एंड यही इस स्लाइड में भी है, इफ यू सी सेम इज गिवन इन दिस स्लाइड। दिस इज फिशर स्ट्रक्चर एंड व्हेन इट चेंजेस इट कम्स हियर लाइक दिस एंड दिस इज द रिएक्शन। सो देयर इज अ इंटरचेंज फ्रॉम फिशर टू हावर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अलग से अब हम ग्लूकोज को पायरेनोस भी बोलते हैं। हम ग्लूकोज को पायरेनोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना 6 कार्बन एटम का, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पायरैन विच इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दैट इज व्हाई इट इज पायरेनोस। Similarly, fructose is known as furanose. We'll come to that. So here, pyranose because it has been derived from a heterocyclic compound which is pyrene. Now see, this is the Haworth projection of fructose. Now, if you just visualize what is the basic structural difference between glucose and fructose. Just now I told you that glucose and fructose, this has aldehyde and this has ketone. The basic difference is that. And हमेशा you all must be knowing that ketonic group को हमेशा फर्स्ट पोजीशन नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O होता है, उसको हमेशा सेकेंड नंबर मिलता है, ठीक है। और यही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए, दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम है जो बता रहा है कीटोनिक ग्रुप है 3, 4, 5 एंड 6। सेम ही 6 कार्बन एटम है, सेम ही फॉर्मूला है C6H12O6, बट डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस है इन द फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज हैज कीटोन, और फ्रक्टोज के पास कीटोन है, इसीलिए उसमें फ्यूरेनोस इज रिटन, because furanose is a 5-membered ring. See, 1, 2, 3, 4 and 5. But this is the form of the ring, but when we are counting the number of carbon atoms, it has to be 6. As you can see, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Carbon atoms will be the same, but the structure of the ring will be different. And that is why it is known as furanose. So you can say, by just seeing these two slides into consideration, that glucose is also known as pyranose and fructose is known as furanose, and both have a tendency to undergo Fisher projection and Haworth projection.
So this is again one form of glucose and fructose. And then this is the chair and boat form of glucose. You see, there are two different type of bonds, axial bonds and equatorial bonds. Right? Again, to give stability to glucose. So these are some of the basic structures of glucose and about fructose. They exist in Fischer projection, which is simple straight chain structure, and Haworth, which is ring-like. Right? Now after this we come over to again बहुत important segment carbohydrates का properties of monosaccharides. Right? अब सबसे important property है इसमें isomerism. एंड दूसरी प्रॉपर्टी इज केमिकल रिएक्शंस. अब देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है. आइसो मने सेम, राइट. मेरिज्म कम्स फ्रॉम द फॉर्म, सो दे हैव द सेम फॉर्म. और यू कैन से आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but different structural formula. As simple as that. And the example just now I quoted, same molecular formula means C6H12O6. You know, it is the formula of glucose, it is the formula of fructose, it is the formula of galactose, and it is the formula of mannose also. But there is a difference. What difference? The structures are different. Glucose and fructose are linked as structural isomers because glucose has aldehyde, fructose has keto, and galactose and mannose are linked as epimers. But what I want to explain you here is isomerism is there. And this reaction takes place in our body also because we cannot be, हम लोग selective तो नहीं होते हैं ना कि अभी ग्लूकोज खा लिया, अभी फ्रक्टोज खा लिया, अभी गैलेक्टोज खा लिया, ऐसा तो नहीं है. हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं. अब वो कार्बोहाइड्रेट हम पॉलीसैकेराइड्स खाते हैं, वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो हमारी बॉडी में ही एक इंटर कन्वर्जन होता है कि अगर ग्लूकोज है तो वो गैलेक्टोज में हो जाएगा, गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज में हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई आइसोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट. अब आइसोमेरिज्म कितनी तरह का होता है? बहुत टाइप्स का होता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. डेफिनेशन देखो, जस्ट क्विकली गो थ्रू. द कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड एज आइसोमर्स, सेम फॉर्म्स. एंड द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म. कितनी तरह का है? एक है स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल माने चेंज होगा स्ट्रक्चर में, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन. स्टीरियो, स्टीरियो माने स्पेस. ये चीजें स्पेस में भी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, HOH है, HOH है, वो OH दूसरे OH के साथ कैसे कंबाइन करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो चीज आती है आपकी इन द स्पेस, राइट. सो आइसोमेरिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स ब्रॉडली, अगर हम देखें, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. अब देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? एल्डोस कीटोस. हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स. जैसे आई जस्ट राइट अ कॉमन एग्जाम्पल. ये देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये,
ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर मुझे फ्रक्टोज का लिखना है तो फ्रक्टोज विल बी CH2OH, C डबल बॉन्ड O 6। सेम रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे इट इज सेकेंड एंड द फॉर्मूला इज सेम। सो दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और हमेशा याद रखना, चाहे हमारे पास 3 कार्बन एटम है, चाहे हमारे पास 4 कार्बन एटम है, चाहे 5, 6, ये सारे ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जाते हैं। जैसे ग्लिसरल एल्डिहाइड है, इसका आइसोमर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन एटम इरिथ्रोस, सो इरिथ्रुलोस। 5th कार्बन एटम राइबोस एंड राइब्यूलोस। और हमेशा याद रखना, द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअली इसी में कंफ्यूज होते हैं एंड इट इज क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। यूलोस जहां पे भी आएगा वहां पे ऑलवेज रिमेंबर कीटोन ग्रुप इज, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड। तो ये अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर जो मैंने अभी डिस्कस किया, यू कैन सी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एल्डो कीटो आइसोमेरिज्म। फॉर्मूला इज द सेम। उसके बाद हम आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, कभी भी साइंस में सबसे बेसिक चीज़ क्या है, कुछ भी लिखा है यू स्टार्ट डाइसेक्टिंग इट। आइसोमेरिज्म आपको पता है क्या होता है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्टीरियो का मतलब क्या है, स्टीरियो इज स्पेस, वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल अप्रोच इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड द कार्बन एटम इन स्पेस। सो दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। अब देखो कितने तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। इसके लिए आई जस्ट शो यू वन स्लाइड। सी, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। HOH 3 4 5 and 6। अब देखो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब जैसे तुम लोगों ने देखा है, हम डी ग्लूकोज बोलते हैं, हम एल ग्लूकोज बोलते हैं। अब जस्ट बाय सीइंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम इसको कुछ क्लासिफाई तो नहीं कर सकते हैं कि ये डी में होगा या एल में होगा। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे आप कोई भी काम करते हो, जैसे सपोज आप कुछ भी, इवन इफ यू आर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, यू नीड टू हैव अ आंसर टू दैट, यू नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड फॉर दैट। तो ग्लूकोज को असाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास है वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड। उसका स्ट्रक्चर है ये, जिसमें 3 कार्बन एटम है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट हैज 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 and 3। अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो होता क्या है, जो इसका सेकंड कार्बन एटम है, ठीक है, वो 5th कार्बन एटम बन जाता है ग्लूकोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब जो सेकंड कार्बन एटम है ग्लिसरल एल्डिहाइड का, ये हमारा एक्ट कर रहा है 5th कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसका मतलब जो सेकंड कार्बन एटम की प्रॉपर्टी होगी वही ग्लूकोज की प्रॉपर्टी होगी। So what happens is, I'll just write like this, 1 2 3 4 5 and 6। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड में हम कहते हैं कि अगर OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड पे होता है, अगर OH राइट साइड पे है तो इसको हमने एक चीज असाइन कर रखी है कि वो कैपिटल D ही होगा। इसको याद रखना।
अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो हम इसको कहेंगे ये कैपिटल D है। अब देखो, अगर OH ग्रुप राइट पे है, इसकी मिरर इमेज देखो, अगर इसको शीशे के आगे रख के देखें तो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। सब कुछ सेम है, बट फर्क कहां पे है, फर्क है आपके सेकंड कार्बन एटम पे। यहां पे OH ग्रुप कहां पे है, लेफ्ट साइड पे है। तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड पे है तो उसको हम बोल देंगे L फॉर्म। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने बताया दैट द सेकेंड कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड बिहेव्स एज द फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, ग्लूकोज में फिफ्थ कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे है, ये है आपका राइट हैंड साइड पे, तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं वापस रिपीट करूंगी। अगर OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड पे होता है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं कैपिटल D। अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो उसको हम बोलते हैं, अब इसको हम मैचअप कराते हैं ग्लूकोज के साथ। और स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड कार्बन एटम है वो बिहेव करता है फिफ्थ कार्बन एटम ग्लूकोज का। आप यहां से देखकर बता सकते हो कि फिफ्थ कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका देखो, जब हम ग्लूकोज चढ़ाते भी हैं, इफ वी गिव ग्लूकोज इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। तो हमेशा याद रखना डी फॉर कैपिटल डी ग्लूकोज और इट इज डेक्सट्रोज। और ये सबसे स्टेबल फॉर्म है ग्लूकोज की। इट इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा तो किस में करेगा, डी में करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब इसी पॉइंट पे एक और चीज आती है कि ये जो हमारा सेकेंड कार्बन एटम है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, CABCD। क्योंकि आप देखो, इफ यू कंपेयर दिस, सारे चारों चीजें डिफरेंट हैं, कोई चीज सेम नहीं है यहां पे। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर ABE कर देते हैं इसको, इट विल बी ABEND, CC सेम हो जाएगा ना, क्योंकि ये C जो है ना, एक कार्बन एटम है, इट्स नॉट C फॉर क्रो, इट्स C फॉर कार्बन। ठीक है, और इसके पास जितने भी लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स वो अलग हैं। तो अब इसकी जब आप मिरर इमेज बनाते हो तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, मतलब इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन दिस। और हमेशा याद रखो, अगर दिस विल बी D एंड दिस विल बी B। इसका मतलब क्या है कि ये जो मिरर इमेजेस है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि दोनों आपस में इम्पोज नहीं कर रही हैं। और क्यों नहीं कर रही हैं, बिकॉज ये जो C है इस पे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है। तो इस तरह के कार्बन एटम को हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम, और इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। माने एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जिसपे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड आर डिफरेंट। ऑब्वियसली अगर डिफरेंट है तो उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड का, तो इसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, तो अब अगर हम इसने आइसोमर्स बनाने हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 2n। ये एक फॉर्मूला है, और n क्या बताएगा, n बताएगा आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स।
तो ग्लिसरल एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन एटम है तो 2⁻⁴ इसका मतलब क्या हुआ 2। तो आपके पास एक बनेगा D जिसमें OH राइट साइड पे होगा और एक बनेगा आपके पास L जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, दीज विल बी द स्टीरियो आइसोमर्स। Am I clear? Again I will repeat this. If you see the structure, glycerol aldehyde, when OH group is on the right hand side, we call it as capital D. If OH group is on the left hand side, we call it capital L. And we compare this with that of glucose and we say the fifth carbon atom is the pre-deciding factor in glucose कि अगर उसमें OH group right side पे है तो वो D है। और हमेशा याद रखो ग्लूकोज हमेशा स्टेबल ही डी फॉर्म में होता, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और ये बताता क्या है, ये बताता है आपका कायरल कार्बन एटम्स विच मीन्स एसिमेट्रिक, मतलब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच जो हैं वो डिफरेंट है। वही सेम चीज इसमें लिखी है। दिस इज अ मोर clarified version of what all we discussed in the last slide. आप देख सकते हो इसमें D-glycerol aldehyde, you can see L-glycerol aldehyde and compare it with D-glucose and L-glucose. हमेशा याद रखना ये है D and L isomerism, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म लिखी हुई है enantiomers, ठीक है। दो चीजें लिखी हैं, एक इसमें लिखा है DNL आइसोमेरिज्म, एक लिखा है enantiomers। अब ये enantiomers क्या होते हैं? सिंपल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। As you can see here, these are non-superimposable mirror images or we can call them enantiomers. So हम enantiomers कैसे डिफाइन करेंगे? Isomers which are non-superimposable mirror images with respect to one another. So D and L means capital D and capital L predicts about the enantiomerism, or this is nothing but this is stereoisomerism as per the configuration of the OH group। मतलब OH ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो राइट में है तो वो कैपिटल D है, अगर वो लेफ्ट में है तो वो कैपिटल L है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ही एक चीज आती है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, DL और D एंड L, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इज देयर बिटवीन देम। ये जो D और L होता है ये आपका बताता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास ये है ग्लिसरल एल्डिहाइड, सिंस हमने ग्लिसरल एल्डिहाइड ही लिया है तो उसका एग्जाम्पल वुड बी मोर इजियर। ये है D फॉर्म, और ये आपके पास L फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें पोलैरीमीटर में इसको डालते हैं, मतलब इसकी हम देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दी you can say functional groups and the adjacent groups what is its response towards polarimeter। तो अगर I'll just write D here and this is L, अगर ये रोटेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में, द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स if this molecule, you can say it is put in a polarimeter and we see the action of the rotation of the molecule. So if it rotates in right direction, it will be known as dextrorotatory. But
if it rotates in left direction, it will be denoted as negative and it will be levorotatory. So here the type of isomerism is plus and minus, or it is small d and small l. Now see, there is a difference. If we talk about capital D and capital L, it was along the direction of the hydroxyl group. But here small d and small l are due to the difference in their response towards plane of polarized light. If it rotates in right, it is small d, which is dextrorotatory, denoted by positive, और अगर वो लेफ्ट में करता है तो उसको हम बोलेंगे लीवोरोटेटरी और सिंपल स्मॉल एल. और ये आइसोमेरिज्म होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो दोनों में डिफरेंस है. ये है ऑप्टिकल और वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या उसको मोस्ट कॉमनली हम लोग बोल देते हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल. सो दिस इज ऑप्टिकल. अब देखो स्लाइड में वही सेम चीज लिखी है. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. यानी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, चाहे वो राइट में कर रहा है चाहे वो लेफ्ट में कर रहा है, वो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा. अब अगर वो राइट में करता है तो उसको हम बोल देते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी. अगर वो लेफ्ट में करता है तो उसको हम बोल देते हैं लीवोरोटेटरी. ठीक है. अब इस स्लाइड से भी हम दो चीजें क्लियर करते हैं. अगर तो वो राइट में कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट में कर रहा है, कर तो रहा है, तो कर रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, माने एक्टिव है. ठीक है. अब वो एक्टिव कैसे है, वो एक्टिविटी कैसे डिफाइन करेगा, वो ये करेगा कि उस पे कायरल कार्बन एटम होना भी जरूरी है. अभी मैंने बताया कायरल कार्बन एटम क्या होता है, जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं. सो हम कह सकते हैं कि द शुगर्स which have a free, या you can say which have a chiral carbon atom, they are going to rotate the plane of polarized light. and अगर वो plane of polarized light को चाहे राइट में करें चाहे लेफ्ट में करें, वो ऑप्टिकली एक्टिव है. अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है कोई AABB, इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, AA आ जाएगा. इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ये सुपर इम्पोजेबल है. अगर ये सुपर इम्पोजेबल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल डी और स्मॉल एल है तो जरूरी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहे, नहीं है तो नहीं है. ठीक है. और अगर हम इसको मिक्स कर देंगे, मतलब प्लस और माइनस को मिक्स कर देंगे, सो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव. So we were discussing about, I was just telling you about different type of isomerism and optical isomerism. Previously I discussed about stereoisomerism and I told you very clearly stereo is in the space, there it was capital D and capital L. Now here optical isomerism is small d and small l. And I gave you one very important hint in this, that a substance is said to be optically active if it has a chiral carbon atom. Very important. Carbon atom. If any species has a chiral carbon atom, it will rotate the plane of polarized light and it will be optically active. Right. And if we say one form is D, another form is L, or you can say, I'll just quote one example. ये example है, सेम मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, राइट साइड भी कर रहा है, लेफ्ट साइड भी कर रहा है.
तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और उसको हम बोलेंगे डी और एल। अब ये क्या है? ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? डी और एल का। तो ओवरऑल ये मिक्सचर हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। और हमेशा याद रखना, ये जो रेसिमिक मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, चाहे वो राइट में करे चाहे वो लेफ्ट में करे। और ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होगा जो ना राइट में करेगा ना लेफ्ट में करेगा। और यू कैन से, हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि इंटरनल कॉम्पनसेशन इज देयर, कि पॉजिटिव नेगेटिव को नलिफाई कर रहा है। और वो मिक्सचर है तो वो हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। और अगर हमने इस रेसिमिक मिक्सचर को डी और एल में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा रेजोल्यूशन। तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चल गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और कैपिटल डी और कैपिटल एल है। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अलग हो गया जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैपिटल डी कैपिटल एल हो गया जब OH ग्रुप राइट पे है तो वो कैपिटल डी है, OH ग्रुप लेफ्ट पे है तो वो कैपिटल एल है। और ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर वो राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर वो लेफ्ट में कर रहा है तो वो लीवो रोटेटरी है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पॉजिटिव इज न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव, तो दैट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव और उसको हम बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक होता है एपिमेरिज्म और एक होता है एनोमेरिज्म। अब सबसे पहले इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब नाउ सी एनोमर्स और एपिमर्स। सीधे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या है? हमेशा याद रखना, एनोमर्स आर द आइसोमर्स विच डिफर एट कार्बन 1। और ये जो कार्बन 1 होता है इसको हम बोलते ही एनोमेरिक कार्बन एटम है। एनोमेरिक कार्बन एटम। एपिमर्स क्या होते हैं? जो डिफर करते हैं एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट C1। अगेन आई विल रिपीट, एनोमर्स डिफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ C1 पे, पहले कार्बन एटम पे, और एपिमर्स डिफर करेंगे किसी भी कार्बन एटम पे एक्सेप्ट C1। वो C2 हो सकता है, वो C3 हो सकता है, C4 हो सकता है, C5 हो सकता है। सो ये है बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब एनोमर्स का एग्जाम्पल ही अगर हम लें तो इसमें सिंपल सा है, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ओपन चेन स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑफ ग्लूकोज और CHO। ठीक है, आई टोल्ड यू देर इज अ रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन एटम। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास इस तरह का आता है, HOH, HOH, OHH, HOH एंड CH2OHH। अब देखो होगा क्या, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है। अगर ये रिएक्शन ऐसे होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वहां पे OH ऊपर होगा, H नीचे होगा। ठीक है, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। अब देखिए
दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम। हो गया, दे डिफर एट C1। क्लियर है? और कैसे डिफर करते हैं ये? यहां पे OH ग्रुप है नीचे और यहां पे है OH ग्रुप ऊपर। तो वो आइसोमर्स जिसमें OH ग्रुप नीचे होता है उनको हम बोलते हैं अल्फा। आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन, अल्फा। और अगर OH ग्रुप ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं बीटा। सो यू कैन से अल्फा isomer will have hydroxyl group placed downwards and beta will have upwards. और डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस इज एट C1 जो है एनोमेरिक कार्बन एटम। ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी जगह हम लेते हैं एपीमर्स। अब अगर हम एपीमर्स का लें, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये है डिफर एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट C1। अब अगर मुझे इसको ही रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट? नाउ सी एपीमर्स। अब जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज इज दिस HOH HOH OHH CH2OH। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारी ही टर्म्स मैंने एक बार डिस्कस कर दी हैं। डी क्या होता है, पाइरेनोस क्यों होता है, और अल्फा क्यों होता है। अल्फा मैं अभी बता रही हूँ कि फर्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। अब अगर मुझे इसको बीटा में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बीटा इज दिस। HOH OHH HOH। अब ये इसको हम बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एपीमर्स की, ये क्या है? दीज आर एनोमर्स। एपीमर्स की डेफिनेशन मैंने बताई है, ये डिफर करेंगे एक्सेप्ट C1। जैसे गैलेक्टोस, गैलेक्टोस C4 एपीमर है ग्लूकोज का। ठीक है, C4, इसका मतलब क्या है? फोर्थ पोजीशन पे चेंज है। अब अगर मुझे गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर लिखना है, मैं उसको ऐसे लिख सकती हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। गैलेक्टोस में फोर्थ पोजीशन पे OH ऊपर है, रेस्ट विल बी सेम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं HOH OHH, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले देखो अल्फा, अल्फा होगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, तो इसको मैं लिख दूंगी अल्फा, इसको मैं लिख दूंगी डी। बट ग्लूकोज की जगह यहां पे आ जाएगा गैलेक्टोपाइरेनोस। नाउ यू सी द डिफरेंस, गैलेक्टोपाइरेनोस विल बी देयर। क्यों? क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे चेंज है। फॉरगेट अबाउट फर्स्ट, फर्स्ट विल बी ओनली रिगार्डिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बट जब हम एपीमर्स की बात करते हैं, एपीमर्स चेंज कहां पे होते हैं? C1 के अलावा किसी पे भी हो सकते हैं। अब अगर मुझे, ये तो हो गया अल्फा डी, अब अगर मुझे बीटा डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर लिखना है, तो बीटा डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस, फर्स्ट कार्बन एटम सेकेंड, but this will remain the same. फर्स्ट पे ही चेंज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है एनोमर्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे चेंज होते हैं और एपीमर्स फर्स्ट के अलावा किसी पे भी चेंज हो सकते हैं। सो डिफरेंस एनोमर्स और एपीमर्स में क्लियर हुआ, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड बहुत डिफरेंस है। आई गेव यू द स्ट्रक्चर ऑल्सो कि स्ट्रक्चर वाइज क्या डिफरेंस है। सो मुझे नहीं लगता कि अब यू पीपल विल बी फॉरगेटिंग इट। ठीक है, चलो म्यूटर रोटेशन से पहले विल जस्ट टेक दिस डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोमर्स लेते हैं। देखो एनोमर्स
In solution, glucose, because of cyclization of sugar, it is created at anomeric carbon atom. So it is alpha D and beta D. And if we see epimers which differ from each other to a single carbon other than anomeric carbon atom. Very, very important. Example is galactose and mannose. Galactose is a C4 epimer of glucose and mannose C2 epimer of glucose. But दोनों ही एनोमर्स B होंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं जो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनोमर्स जिनके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम होगा, एनोमर्स ऑब्वियसली उनके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम होगा, तो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। अब देखो ये वर्ड से ही क्लियर है, रिड्यूसिंग शुगर माने शुगर्स जो रिड्यूस करें, ठीक है। रिड्यूस किसको करें? जो भी हम केमिकल रिएजेंट डालेंगे। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो रिड्यूस क्यों कर रही हैं वो? क्योंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप है जो फ्री है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां पे है? फर्स्ट कार्बन एटम पे ही तो है, ठीक है। सो वी विल से एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके पास एक तो फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम होता है। अब अगर उनके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम है, दैट मीन्स उनका C1 इज फ्री। इसका मतलब वो किसी भी एजेंट के साथ या किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करके इट विल एक्ट एज अ reducing sugar. And this is a very, very important property of all the carbohydrates. We will be discussing what is the basic difference between a reducing sugar and a non-reducing sugar. Clinically also, we estimate reducing sugars in urine. That is why this is very important. Right? अब देखो, अब अगर वो reduce कर सकती हैं, इसका मतलब क्या है? They can act as free aldehydes and ketones. अब now if you refresh your knowledge what all you have studied in 11वीं and 12वीं, तुम्हें पता चलेगा कि aldehydes and ketones, Benedict's reagent, Tollens reagent, Felling's reagent कितने सारों को reduce करते हैं। तो we can say reducing sugar is the one which can reduce Benedict's, Tollens reagent and Felling's reagent, but non-reducing कौन सी होगी? जो कुछ भी reduce नहीं करेगी, इसीलिए उसको हम non-reducing बोलेंगे, ठीक है। अब इस रिड्यूसिंग शुगर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा माने आपस में, रोटेशन विद इन इटसेल्फ। और कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। मतलब क्या है इसका कि हमारे पास स्ट्रेट चेन या यू कैन से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इन ओपन चेन फॉर्म, ठीक है। ये कन्वर्ट हो सकता है बीटा में भी और ये कन्वर्ट हो सकता है अल्फा में भी। तो आई कैन से ऑल द थ्री फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल। अब जब ये कन्वर्ट कर रहा है, इट हैज़ एन एंगल ऑफ रोटेशन। किस एंगल पे ये रोटेट करेगा? तो अगर ये ओपन चेन में है तो 52.7 डिग्रीज पे करेगा। अगर ये बीटा में है तो इट इज रफली 19 + 19 माने डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एंड आई टोल्ड यू, ये ग्लूकोज की बात है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तभी हम उसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। D for dextrose, D for dextrorotatory, and D for it is in glucose. And
it has angle of rotation of alpha form like this. Now by seeing this, if it is giving a positive muta rotation, that means it is a reducing sugar. And this is a very, very important property of reducing sugars, that they undergo a process of muta rotation, which is simple change in the rotation. Whether it is on the right hand side, means OH group is placed downwards, so it will be alpha, or whether it is hydroxyl group is placed upwards, which will be its beta form. So this is a very, very important property. So far I have discussed, different type of isomerism, and always keep this thing in your mind, anomers and epimers are different. जब मैं सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर लूँगी, फिर से मैं एक बार क्विक रिविजन दूंगी, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दिस इज म्यूटा रोटेशन, एंड यहाँ पे देखो बड़े अच्छे से ये डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया गया है. ये है आपकी ओपन चेन फॉर्म, एज यू कैन सी. ठीक है, इसको हम अल्फा फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट्स माई विश, HOH. और बीटा फॉर्म है तो इट विल बी OHH. रेस्ट आपका सब बराबर होगा, OO लाइक दिस. दिस इज म्यूटा रोटेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंड ओनली रिड्यूसिंग शुगर्स. और ये रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं? जिन पे फ्री C1 होता है और फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम होता है. सो दिस इज अबाउट एनोमेरिक कार्बन एटम, राइट. अब इसके बाद अभी हमने क्या किया? अभी हम लोगों ने सिंपल आइसोमेरिज्म पढ़ा, विच इज एक्चुअली द फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन से, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे chemical properties. Again very very important, because carbohydrates starting से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि carbohydrates are the energy giving substrates in our body. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. तो ऑब्वियसली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये केमिकल्स के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड हम कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी फरफ्यूरल फॉर्मेशन. हम सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक है इसकी इनोलाइजेशन, एक है इसकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ओसाजोन फॉर्मेशन. अब देखो सारी ही चीजें इसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एंड दीज ऑल प्रॉपर्टीज, बाय दीज हम क्या कर सकते हैं? वी कैन असेस, वी कैन एस्टिमेट ऑल्सो. एंड सिंपल केमिस्ट्री है. यहाँ पे आपकी एक्चुअली इम्प्लाई होगी वो केमिस्ट्री जो आप लोगों ने पढ़ी है क्लास 11th एंड 12th में, वो सारा इसमें आएगा. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आई विल टेल यू कि ये आपका हाउ इट मर्जेज इनसाइड द बॉडी. ठीक है. अब सबसे पहले हम देखते हैं फरफ्यूरल फॉर्मेशन. देखो फरफ्यूरल फॉर्मेशन सिंपल सी बात है. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने देखा, सिंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है. मोनोसैकेराइड्स में आपने देखा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर भी है और रिंग स्ट्रक्चर भी है. तो कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है? अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के टाइम में रिस्पॉन्ड करेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं? दे टेक आउट वाटर, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सो दे डिहाइड्रेट इट, और यू कैन से दे टेक आउट वाटर. सी, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, loses 3 water molecules, and when dehydration occurs, I'll show you the reaction. When this hydroxyl group is given out, 3 water molecules are given out, it forms this type of structure. This is actually a furfural, or furfural derivatives are produced which condenses with different reagents forming a colored complex.
So by seeing the color of the complex, we can say which monosaccharide it is. And this is one of the very, very important test of identification of carbohydrates. सपोज इफ वी हैव बिन गिवन, हमें एक सोल्यूशन दिया गया है और हमें बताना है सबसे पहले कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले टेस्ट ही ये करेंगे और इस टेस्ट का नाम है मॉलिश टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो, तब मैं तुम्हें यही प्रॉपर्टीज वापस बताऊंगी, राइट। सो ये क्या है, सिंपल डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, चाहे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है H2SO4, चाहे वो माइल्ड एसिड है HCl और इट इज HNO3, कुछ भी होगा। एसिडिक कंडीशंस में कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा फरफ्यूरल्स बनाते हैं और वो फरफ्यूरल्स आगे जाकर रिएजेंट के साथ एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट्स की, formation of furfuryls, right? Then second property is enolization. This is the second property. Enolization means that this glucose, fructose, mannose, they are all interconvertible with respect to one another. Or you can say when these are kept in a alkaline solution for a longer time, they have a tendency to form enediols. That is what is tautomerization. Tautomers are being produced. And this results in the formation of a common intermediate which is enediol. And the process of shifting of hydrogen atom from one carbon atom to another to produce enediols is known as tautomerization. I'll show you the picture also. This is the picture. You can see that this glucose, fructose and mannose, they are interconvertible to form enediols. And these enediols are very good reducing agents. In a sense, they can combine with different chemical reagents and give a characteristic color. So this is a very, very important property of reducing sugars. Whenever glucose is put in an alkaline solution, it has a tendency to form enediols. And these enediols then react with copper sulfate. This reaction we will discuss, to form red precipitates. This is the most important property of reducing sugars. And this is the reaction, how it occurs. And now see, this is just what I mentioned right now. Enediols are good reducing agents. और ये बेस बनाते हैं आपका बेनेडिक्स टेस्ट का और फेलिंग्स टेस्ट का। जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये इनिडियोल क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करेंगे और यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सो अगर रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, मतलब अगर ये पॉजिटिव रेड प्रेसिपिटेट देता है, तो हम कहते हैं द सैंपल हैज रिड्यूसिंग शुगर। और अगर ये नहीं देता है तो सैंपल डज नॉट हैव अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक हमने करी फरफ्यूरल फॉर्मेशन, एक हमने करी इनिडियोल फॉर्मेशन। अब ये देखो एक्शन ऑफ एल्कली, कितने डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस हैं। तो आई कैन से अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मोर रेड प्रेसिपिटेट्स विल बी देयर। तो यू कैन से ये है
तो ग्लूकोज इज लेस, यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया, और यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज देयर। एंड दिस बिकम्स अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी तो वो ऐसा कलर देगी, और कोई रिड्यूसिंग शुगर होगी तो वो ऐसा कलर देगी। This is the basic difference between reducing and non-reducing sugar, that reducing gives a positive red color or Benedict's test, or non-reducing gives a blue color, that means a negative Benedict's test. इसके बाद फिर हम आते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब चाहे वो ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में है, चाहे वो ऑक्सीडेशन माइल्ड की प्रेजेंस में है, ठीक है। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है या मोनोसेकेराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म एल्डोनिक एसिड। अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कर रहा है तो इट विल फॉर्म अगेन एन एसिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि अगर ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, यानी कि हमारी बॉडी में, तो ये बनाता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ये एसिड हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आएगा, उसके साथ बाइंड करके उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। एक तरह से ये हमारे एज अ फ्रेंड एक्ट करता है, और ये बाहर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड अगर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिनको डिग्रेड होना था वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी टॉक्सिक, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर रह जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए वो उतना ही हानिकारक है। सो ये है ऑक्सीडेशन। जैसे अब देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब ये है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या बनाया? इसने ग्लूकोनिक एसिड बना दिया, राइट। अब ये जो ग्लूकोनिक एसिड है तो ये क्या करेगा? ये कैल्शियम के साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, जो लोग जिनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एंड दिस इज गिवन इंट्रावीनसली जब कैल्शियम का लेवल बराबर रखना हो, ठीक है। सो एक तरह से इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, सो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट। फिर नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। नाइट्रिक एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा? ये बना देगा सैक्रिक एसिड, तो इसमें सैक्रिक एसिड बन गया। और फिर उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, glucouronic acid. Just now I told you that this glucouronic acid will be produced only with the help of enzymes by uronic acid pathway. तो ये हमने क्या पढ़े? ये हमने पढ़ी all the oxidative properties of carbohydrates, right? This is osazone formation. Before osazone, I will just take you to this. This property is reduction.
जस्ट नाउ वी स्टडीड ऑक्सीडेशन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिडक्शन। अब देखो अगेन दिस हाउ इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सिंपल सा कंसेप्ट है, यू नो, एक तरफ इसके पास CHO है, एक तरफ इसके पास CH2OH है। ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एसिड, ठीक है। रिडक्शन होता है तो ये रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में, ठीक है। रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है? शुगर की रिडक्शन हो रही है। तो यहां पे जो हम एंजाइम होता है उसको बोल देते हैं एल्डो रिडक्टेस। एंजाइम्स हम वैसे अलग चैप्टर में लेंगे, बट सिंपल अभी आपको बताने के लिए रिडक्शन हो रही है। अब देखो ग्लूकोज रिडक्शन पे बनाता है सॉर्बिटॉल, मैनोस बनाता है मैनिटॉल, फ्रक्टोज सॉर्बिटॉल, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज वैसे भी दे आर लिंक्ड एज आइसोमर्स, गैलेक्टोज बनाता है डल्सिटॉल और राइबोस बनाता है राइबिटॉल। अब इनकी बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें सॉर्बिटॉल। सी, ये हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल, फ्रक्टोज, सॉर्बिटॉल। अब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस, अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? सॉर्बिटॉल का भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब अगर सॉर्बिटॉल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जैसे हमारी आई मेम्ब्रेन है ना, ये इसके बाहर नहीं निकल पाता, ये इम्परमिएबल हो जाता है। मतलब अगर सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन और सॉर्बिटॉल बढ़ रहा है तो ये बाहर नहीं जा सकेगा। अब अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो इसका अंदर ही अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसको आप बिल्कुल एक बलून की तरह देखो, पानी भरता जाएगा तो बलून फट जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होता है, सॉर्बिटॉल का कंसंट्रेशन, क्योंकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है आँख में। अगर हम एक डायबिटिक इंडिविजुअल की बात करें, कंसंट्रेशन सॉर्बिटॉल का बढ़ता जाएगा, इससे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा आँख में, तो इट विल बर्स्ट, leading to blindness, leading to glaucoma, leading to defective vision. So sorbitol, it is accumulated in the lens of diabetic and produces different type of cataracts, जिसको हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं, poor vision due to this. मैनिटॉल का यूज है, इसका क्या यूज है? ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। मतलब ये क्या करता है? ये सेरिब्रल एडिमा को कम करने में हेल्प करता है। एडिमा इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, तो उस चीज को ये कम कर देगा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आपके रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने पढ़े थे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स, अब हम पढ़ रहे हैं रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, ओसाजोन फॉर्मेशन। ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रॉपर्टी है। मीन्स ओसाजोन फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। ओनली रिड्यूसिंग शुगर्स गिव्स दिस टेस्ट पॉजिटिव। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसीजर होता है। इसमें हम करते क्या है कि सिंपल रिड्यूसिंग शुगर, अब रिड्यूसिंग शुगर मैंने आपको बताई क्या है, जिसके पास फ्री एनोमेरिक या C1 कार्बन एटम है, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसमें केमिकल्स डालते हैं, हम इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन डालते हैं और सोडियम एसीटेट डाल के वी कीप द ट्यूब, लाइक ऐसे ट्यूब है, ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग शुगर इज देयर, फिनाइल हाइड्रोजीन इज देयर and anhydrous sodium acetate is there, sodium acetate, and we keep the mixture overnight. ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, वाटर बाथ में रखते हैं, इसको करते रहते हैं, इसको हीट करते रहते हैं 24 घंटे के बाद इसमें ना क्रिस्टलाइज्ड या क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। उन क्रिस्टल्स को हम निकालकर एक स्लाइड पे रख के we observe it under the microscope, and जितनी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं उनके शेप ऑफ क्रिस्टल्स डिफरेंट होंगे, तभी हम बता सकेंगे कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था।
वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है. Only reducing sugars gives this test positive. The presence of free carbonyl group in the molecule is essential for osazone formation. और ओसाजोन्स होते क्या हैं? ये होते हैं येलो क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स. किसके? रिड्यूसिंग शुगर के, जो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, which can be used for identification and characterization of different sugars having closely similar properties. और होता क्या है? You see, ओसाजोन्स ग्लूकोज भी बनाएगा, फ्रक्टोज भी बनाएगा, मैनोज भी बनाएगा. ठीक है, दे आर आइडेंटिकल बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज समवॉट सिमिलर. But non-reducing sugars cannot form osazones. Always remember, non-reducing sugars ना तो ओसाजोन बनाते हैं ना वो म्यूटा रोटेशन में जाते हैं. अब अगर हम ग्लूकोज के क्रिस्टल्स का शेप देखें तो नीडल शेप्ड होता है. मैं तुम्हें आई विल शो यू द स्लाइड ऑफ द स्ट्रक्चर. माल्टोस का सनफ्लावर पेटल शेप्ड, लैक्टोस का पाउडरी पफ of tennis ball, or you can say sunflower, not exactly sunflower, it's like powdery puffy structure is produced. This is the reaction. Reaction is again on the functional group. You can see, means everything is reacting at the functional group only. So glucose will form glucosazone, maltose will form maltosazone, fructose will form fructosazone. And this will be, as you can see, this is the osazone, or commonly it is known as glucosazone. And if we see the structure of the crystals, it is like this. Glucose, fructose and mannose, they have needle shaped crystals. Needle, or you can say bundle of hay. Powdery puff, lactose, and maltose is sunflower shaped. So these are the different type of osazones produced, which are a characteristic of only and only reducing sugars. And these are the properties of monosaccharides. Right? And the last property of monosaccharides is glycoside formation. Glycoside is a very simple thing. When hydroxyl group of again anomeric carbon atom, means C1 carbon atom, if it reacts with a non-carbohydrate one, it will be known as a glycoside, and the bond is glycosidic bond. For example, if this carbohydrate is there, and if this binds to a protein which has hydroxyl group like serine and threonine, this we will discuss in proteins also, it will be known as a O-glycosidic bond because O is there. मतलब O is ये प्रीडोमिनेंट है सीरिन और थ्रियोनिन में. और अगर ये बाइंड करता है किसी ऐसे प्रोटीन में जिसमें NH2 ग्रुप होता है, जैसे लाइसीन और आर्जिनिन में, इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओ मने कि कार्बोहाइड्रेट है जो ऐसे प्रोटीन के साथ कंबाइन कर रहा है जहाँ पे OH ग्रुप है, और एन मने वो ऐसे के साथ बाइंड कर रहा है जहाँ पे लाइसीन और आर्जिनिन है. तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन व्हेन C1 combines with a non-carbohydrate one, most predominantly it is the protein. अब इनका क्या है, इनका एक थेराप्यूटिक यूज भी है. थेराप्यूटिक यूज माने इट कैन बी यूज टू क्योर सर्टन डिसऑर्डर्स. जैसे this is one ON type, this is the structure which I showed to you, O alpha D, right?
this is N. This is one example, but simplest is to remember it with the way I showed to you. ठीक है, and these are the examples. जैसे cardiac glycosides are there. Cardiac glycosides means cardiac, heart. So in treatment of cardiac insufficiency. Similarly, fluorescein is there. This fluorescein is actually a inhibitor of the transport of glucose. So it helps in treatment of diabetes mellitus. Then streptomycin, it is a very important antibiotic used to treat the bacterial infections, and glucovanillin. Glucovanillin is a synthetic flavoring agent in different puddings. So these are the examples of glycosides and their therapeutic use. Then here we finish up with the properties of monosaccharides, that is, you can say physical and chemical. Then there are certain derivatives of monosaccharides which are there. Derivatives mane these monosaccharides can be, converted into so many important things. जैसे for example, suppose glucose is there, right? अगर ग्लूकोज पे फॉस्फेट अटैच हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका HOH, ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ये डेरिवेटिव हो गया. अब अगर हमें सपोज डीऑक्सी शुगर बनानी है, डीऑक्सी शुगर का क्या स्ट्रक्चर होता है? डीऑक्सी शुगर इज दिस, इट इज अ राइबोस शुगर, तो HH आ जाता है वहां पे, डिराइव फ्रॉम शुगर ओनली. शुगर एसिड्स COH आ जाता है यहाँ पे, और शुगर एल्कोहल्स जहाँ पे OH ही रहेगा. सो ये क्या है? ये सारे ही इनके डेरिवेटिव्स हैं. मतलब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ केमिस्ट्री जितनी भी है हमारी बॉडी में, इट इज इन्वॉल्व्ड इनसाइड द बॉडी, सो ये और चीजें भी बना सके. ठीक है, तो ये हो गए डेरिवेटिव्स. तो यहां पे वी फिनिश अप विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी एनोमर्स, जो डिफर करते हैं C1 पर. हमने पढ़े एपीमर्स, जो डिफर करते हैं एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट C1. हमने पढ़ी रिड्यूसिंग शुगर्स, जिनमें म्यूटा रोटेशन होती है और जो ओसाजोन बनाती हैं. ठीक है, ये एक हमने एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ा. दूसरा सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने मोनोसैकेराइड्स में ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, जब इनमें ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या क्या बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ही पे जाएंगे हम, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनाते हैं. दूसरा हमने पढ़ा रिडक्शन होती है. रिडक्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है सॉर्बिटॉल. ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जो छोटी छोटी चीजें पढ़ी वो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको मैंने बताया इट इज DNL. एक हमने पढ़ा कैपिटल D और L. तो यहां पे हमारी खत्म होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स. मोनो मने सिंगल, जिसमें सारे ही एग्जाम्पल आपके हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के, और जिनके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोस.